हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जर्नी काफ़ी लंबा और इंटरेस्टिंग है। इसमें कई रिफॉर्म्स एक्ट और पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं जो आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं। यहाँ पर हम सभी एक्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 तक पढ़ेंगे। 1947 से पहले इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडिया जिसमें 11 प्रोविंसेस यानी स्टेट थे और प्रिंसली स्टेट जो इंडियन प्रिंस के अंडर थी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के थ्रू। इंडिपेंडेंस के बाद ये दोनों एंटिटीज मिलकर इंडियन यूनियन बनी, लेकिन आज भी ब्रिटिश रूल के सिस्टम का इन्फ्लुएंस हमारे सिस्टम पर देखा जा सकता है। बिफोर 1773 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर यानी लाइसेंस दिया ताकि वो ट्रेड कर सके ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली इंडिया में। कंपनी को मोनोपोली राइट दिया गया, यानी कोई और कंपनी वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकती जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। ये कंपनी ट्रेडर से रूलर बनी कैसे? सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज और पोर्ट इस्टेब्लिश किए। कंपनी ग्रेजुअली लोकल रूलर से फरमान और ट्रेडिंग राइट्स लेती गई। फरमान का मतलब रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ छूट देते थे, जैसे कि टैक्स से छूट, किसी शहर या इलाके में व्यापार करने का हक, जमीन या मकान लेने का। बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी ने बंगाल के अफेयर पर कंट्रोल जमा लिया। अफेयर मतलब इंटरनल मैटर, जैसे कि पॉलिटिकल कंट्रोल, रिवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का फुल राइट मिल गया। रिजल्ट रहा कि कंपनी बन गई रूलर। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसके पास आ गई थी। लेकिन कंपनी का गवर्नेंस वीक था, करप्शन, लूट और मिसमैनेजमेंट बढ़ने लगा। इस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ा, जिसका रिजल्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1770। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पॉलिटिकल पावर बढ़ गया था आफ्टर 1765, यानी दीवानी राइट्स। लेकिन कंपनी के अंदर करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और पावर अब्यूज़ बहुत हो रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कंपनी को रेगुलेट करना ज़रूरी है। इसके मेन प्रोविज़न थे कि पहली बार बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन मिला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग। उसके साथ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प के लिए। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास सुपरवाइजरी पावर भी आ गई ओवर मद्रास एंड बॉम्बे। पहली बार सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ कलकत्ता में 1774 में। 4 जज के साथ सुप्रीम कोर्ट बना, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनता था। लेकिन कन्फ्यूज़न भी हुआ बिकॉज ब्रिटिश लॉ वर्सेस इंडियन कस्टम क्लैश करते थे। कंपनी ऑफिशियल्स को करप्शन से रोका गया, प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट लेने पर बैन लगा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर भी रिपोर्टिंग टाइटन की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये वो मोमेंट था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर पहली बार डायरेक्ट कंट्रोल शुरू किया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया गवर्नर जनरल और वॉरेन हेस्टिंग पहले आदमी इस पोस्ट पर बने। सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ और मद्रास, बॉम्बे को भी बंगाल के अंडर ला दिया गया। यह एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से कंपनी का रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना शुरू हुआ। अब बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की। इसको अक्सर कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ गड़बड़ियों को और कन्फ्यूज़न को ठीक करने के लिए लाया गया था। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में, लेकिन उसके पावर अनक्लियर थे। कोर्ट ने कंपनी के सर्वेंट और इंडियन नेटिव्स के अगेंस्ट जजमेंट देने शुरू कर दिए थे, जिससे कन्फ्यूज़न और टेंशन बढ़ने लगी। इस कन्फ्यूज़न को सेटल करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाया गया था। इसके मेन प्रोविज़न थे, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स डिफाइन किए गए। सुप्रीम कोर्ट को कंपनी के सर्वेंट पर जुरिस्डिक्शन तभी होगा जब वो इंडिया में रेजिडेंट हो। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ब्रिटिश सब्जेक्ट तक लिमिटेड कर दिया गया। इंडियन कस्टम एंड लॉज का रिस्पेक्ट किया जाएगा जब तक वो ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट ना हो। सेकंड, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लेजिस्लेटिव पावर को प्रोटेक्ट किया गया। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बनाए गए लॉ को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता, इनका प्राथमिकता माना गया। थर्ड, कंपनी के सर्वेंट को प्रोटेक्शन।
उन पे जब तक ऑफिशियल ड्यूटी में गलती नहीं होती तब तक उनके अगेंस्ट केस नहीं चलेगा। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन था 1773 के रेगुलेटेड एक्ट का। सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच कन्फ्यूज़न था किसकी पावर कितनी है, ये एक्ट ने क्लियर डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट तक होगा, इंडियन लॉ और कस्टम को रिस्पेक्ट किया जाएगा और गवर्नर जनरल की काउंसिल के लॉ को फुल लीगल सपोर्ट मिलेगा। इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल के लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा और स्टेबल बनाया। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन स्टिल कंपनी का रूल इनएफिशिएंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस मैनेजमेंट और करप्शन को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कंपनी को और ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है। पिट्स इंडिया एक्ट को विलियम पिट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में पास किया गया था। इसके प्रोविजंस थे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बॉडी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ को सुपरवाइज करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कंपनी का इंटरनल बॉडी था जो डे टू डे अफेयर्स हैंडल करता था। सेकंड, गवर्नर जनरल का पावर इन्हांस किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रोल और पावर को और भी स्ट्रांग बना दिया गया। गवर्नर जनरल का पोस्ट पहले बंगाल के लिए था लेकिन अब इंडिया के लिए हो गया। गवर्नर जनरल का फुल सुपरवाइजरी पावर दे दिया गया जिससे वो प्रोविंसेस को डायरेक्टली कंट्रोल कर सके। थर्ड, आर्मी कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी की आर्मी को डायरेक्ट कंट्रोल किया। ये इंश्योर करता था कि कंपनी का मिलिट्री स्ट्रेंथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हो। फोर्थ, फाइनेंशियल कंट्रोल। कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल मॉनिटर करेगा। ये स्टेप कंपनी के फाइनेंशियल्स को रेगुलेट करने के लिए था ताकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट रोका जा सके। फिफ्थ, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल और ओवरसाइट मिल गया था। ये ब्रिटिश सुपरमेसी को इंश्योर करता था और कंपनी को ब्रिटिश रूल के अंडर लाता था। यानी इस एक्ट से कंपनी पर और ज़्यादा कंट्रोल रखा गया। कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और ज़्यादा पावर दिए गए। इस एक्ट ने ब्रिटिश सुपरमेसी को और भी स्ट्रॉन्ग किया और कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ला दिया। इसके बाद से कंपनी का गवर्नेंस सिस्टम काफ़ी सेंट्रलाइज्ड हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल डायरेक्ट और पावरफुल हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग रहा था गवर्नर जनरल के पावर को और ज़्यादा स्ट्रेटन करना होगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग को अपने काम में काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही थी ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसलिए एक्ट ऑफ 1786 को पास किया गया था to provide मोर अथॉरिटी एंड क्लियर पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके मेन प्रोविजंस थे। फर्स्ट, गवर्नर जनरल का पावर एक्सपेंड किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ज़्यादा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दी गई। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के अगेंस्ट डिसीजन लेने का राइट दिया गया जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अप्रूव करने पड़ते थे। वॉरेन हेस्टिंग को अपने पर्सनल डिस्क्रिशन पर डिसीजन लेने की फ्रीडम मिल गई जो पहले काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थी। सेकंड, गवर्नर जनरल को ऑल इंडिया अथॉरिटी थी। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को इंडिया के सभी प्रोविंसेस पर कंट्रोल दिया गया। गवर्नर जनरल को मोर सेंट्रलाइज्ड पावर दिए गए जिससे उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल रखा अक्रॉस इंडिया। थर्ड, काउंसिल को रोल लिमिट किया गया। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पावर में थोड़ा लिमिट किया गया। गवर्नर जनरल की पर्सनल अथॉरिटी को एक्सपेंड किया गया जिससे वो अपने डिसीजन फास्टर और मोर इफेक्टिव ले सकते थे। वॉरेन हेस्टिंग का अपॉइंटमेंट कंफर्म। इस एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग को एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई एज अ गवर्नर जनरल जिससे उनको अपने डिसीजन में फुल सपोर्ट मिला। यानी एक्ट ऑफ 1786 को पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। वॉरेन हेस्टिंग को पर्सनल डिस्क्रिशन दिया गया जिससे वो अपने काउंसिल के अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकते थे। इस एक्ट से गवर्नर जनरल को ऑल इंडिया अथॉरिटी मिल गई और उसने सभी प्रोविंसेस पे डायरेक्ट कंट्रोल रखा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जहां कंपनी के गवर्नेंस को सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट बनाया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रिन्यूअल था। चार्टर मीन्स लाइसेंस जो 20 साल के लिए दिया गया कंपनी के ऑपरेशन को रेगुलेट करने और ब्रिटिश गवर्नमेंट को के कंट्रोल को फर्दर और मजबूत करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था।
कंपनी को प्रॉफिट काफ़ी मिल रहा था, लेकिन साथ ही उनकी गवर्नेंस काफ़ी इनएफिशिएंट और करप्ट थी। इसलिए पार्लियामेंट ने कंपनी को के कंट्रोल को टाइटर किया। इसके मेन प्रोविजंस थे, फर्स्ट चार्टर रिन्यूअल। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 1793 के लिए रिन्यू किया गया 20 ईयर्स के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट दिए गए थे, जिसमें ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना का कंट्रोल था। सेकंड, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स की पावर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और भी पावर दिए गए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सुपरवाइज द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एडवाइजरी रोल दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल के डिसीजन को फाइनली अथॉरिटी माना गया। थर्ड, रिवेन्यू एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिवेन्यू कलेक्शन और लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई थी। रिवेन्यू सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया गया, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से बचाने की कोशिश की गई थी। फोर्थ, ट्रेड मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टिल ट्रेड मोनोपोली मिलती थी, लेकिन ब्रिटिश ट्रेडर को भी अपॉर्चुनिटी दी गई तो वर्क इन इंडिया थ्रू प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट ट्रेडर्स को इनकरेज किया गया ताकि कंपटीशन बढ़ सके और कंपनी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके। फिफ्थ, फोकस ऑन एजुकेशन एंड वेलफेयर। एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम को प्रमोट किया गया, जिससे सोशल डेवलपमेंट और लिटरेसी को इंक्रीज किया जा सके थ्रू, दो दिस वाज स्टिल अ वेरी लिमिटेड एफर्ट कंपेयर टू फ्यूचर रिफॉर्म। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू किया गया। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिए ताकि वो अपने कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग कर सके। अक्रॉस इंडिया रिवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्रूव किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली ट्रेड का। लेकिन ये एक्ट प्राइवेट फर्म को भी ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप था जहां से कंपनी की इकोनॉमी और गवर्नेंस पॉलिसी को रेगुलेट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 1793 में रिन्यू किया गया था, लेकिन 1830 तक कंपनी का मोनोपोली काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था। ट्रेड मोनोपोली को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंसर्न हो रहे थे, स्पेशली अबाउट कंपनीज कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड रिसोर्स इन इंडिया। 1813 का चार्टर एक्ट को पास किया गया टू रेगुलेट द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली और थोड़ा सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट देना था। मेन प्रोविजन थे, फर्स्ट चार्टर रिन्यूअल फॉर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू किया गया था, लेकिन कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ऑन इंडिया ट्रेड को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड किया गया। सेकेंड, ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के ट्रेड का मोनोपोली दिया गया था, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी। इंडिया में ब्रिटिश गुड्स का सेल अब प्राइवेट ट्रेडर के थ्रू भी अलाउड था। कंपनी को पहले एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट थी। थर्ड, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। एक्ट ने इंडियन एजुकेशन और वेलफेयर प्रोग्राम को प्रमोट करने की बात की थी। 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन इंडिया। फोर्थ, लॉ फॉर नेटिव्स। कंपनी को इंडियन सब्जेक्ट के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इंडियंस लॉ में रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी, जिसमें सोशल प्रैक्टिस को थोड़ा रेगुलेट करना था। फिफ्थ, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड। क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में अपना काम करने की परमिशन दी गई थी, बट दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल्स। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को एक्नॉलेज किया गया, लेकिन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का स्कोप लिमिटेड था। सिक्स, नो मोनोपोली फॉर ब्रिटिश ट्रेड। कंपनी का मोनोपोली ऑन ब्रिटिश ट्रेड विद इंडिया वॉज रिमूव्ड। प्राइवेट ट्रेडर को इंडिया में गुड्स ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी। इन शॉर्ट अगर समझे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रिन्यू किया गया था फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, लेकिन कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को थोड़ा लिमिटेड किया गया। अब प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर को भी इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी। कंपनी को एजुकेशन और वेलफेयर को प्रमोट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था और 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए थे एजुकेशन के पर्पज़ के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में काम करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उनका काम लिमिटेड स्कोप में ही था। ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जहां कंपनी का कंट्रोल थोड़ा सेंट्रलाइज्ड और रिफॉर्म किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सेंट हेलेना एक्ट। इसके मेन फीचर थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त हो चुका था। इस एक्ट के बाद कंपनी का ट्रेड यानी व्यापार करना बंद हो गया।
अब कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल काम करेगी। ट्रेड विद चाइना और टी ट्रेड पर भी मोनोपोली खत्म हो गई, यानी कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन पे ट्रेड नहीं कर सकती और कंपनी भी यहाँ ट्रेड कर सकती। सेकेंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। थर्ड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल के पास पूरे ब्रिटिश इंडिया की कानूनी पावर आ गई। उसके साथ एक 4 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन गई। फोर्थ, लॉ कमीशन का गठन हुआ। कानून को कॉडिफाई करने के लिए लॉ कमीशन बनाई गई। लॉर्ड मैक्यूले इसके पहले चेयरमैन थे। फिफ्थ, सबको नौकरी का अधिकार थियोरेटिकल था। एक्ट बोला कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थल के आधार पर ब्रिटिश सर्विस से रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये सिर्फ कागज पर ही रहा, इम्प्लीमेंटेशन वीक था। इन शॉर्ट अगर समझना चाहें तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की नींव रखी गई। भारत के लिए मॉडर्न लीगल सिस्टम का आधार बन गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके मेन फीचर थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कंटिन्यू रहा, लेकिन विदाउट टाइम लिमिट। कंपनी को रूल करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस बार किसी फिक्स्ड समय यानी टाइम लिमिट के बिना। पहली बार चार्टर एक्ट विदाउट रिन्यूअल डेडलाइन था। सेकेंड, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर अलग किए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग कर दिया गया। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। थर्ड, लॉ मेकिंग बॉडी में चेंजेस आए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में नए मेंबर इंक्लूड किए गए, जैसे कि गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता और कुछ और लीगल एक्सपर्ट। अब सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी ज़्यादा इंक्लूसिव हो गई थी। फोर्थ, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रस्ताव दिया गया। पहली बार सिविल सर्विस में भर्ती के लिए मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की गई, ओपन फॉर इंडियंस भी, लेकिन प्रैक्टिकली बाधाएं थीं। फिफ्थ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस था। इस एक्ट ने किसी नए टेरिटरी एनेक्सेशन की बात नहीं की, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को सुधारने पे ध्यान दिया। अगर इसके शॉर्ट में देखा जाए तो इस एक्ट की इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये एक्ट मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम का फाउंडेशन बन गया। आईसीएस जैसे एग्ज़ाम सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। गवर्नर जनरल के लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स को क्लियरली डिफाइन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 के रिवॉल्ट यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का कंट्रोल ले लिया जाए, इसलिए पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके मेन फीचर थे कि कंपनी का रूल समाप्त यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का 250 साल पुराना रूल खत्म कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पूरे इंडिया का गवर्नेंस स्टार्ट हुआ। भारत अब ब्रिटिश राज के अंडर आ गया। सेकेंड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया। एक नया पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर था। ये व्यक्ति भारत के लिए सबसे बड़ा अथॉरिटी बन गया लंदन में। इसके पास कंप्लीट कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। थर्ड, इंडिया काउंसिल का गठन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 लोगों की इंडियन काउंसिल बनाई गई। इनमें से ज़्यादातर लोग ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से थे, फॉर्मर कंपनी ऑफिसर्स। फोर्थ, गवर्नर जनरल का टाइटल बदल कर वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय ऑफ इंडिया बना। वायसराय अब क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में। फिफ्थ, डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म। पहले कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कंफ्यूजिंग डुअल सिस्टम था, अब एक ही अथॉरिटी यानी क्राउन का रूल हुआ। अगर शॉर्ट में समझे तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रूल शुरू किया इंडिया पर, कंपनी का पूरा रोल खत्म हो गया। इंडिया में सेंट्रलाइज एंड यूनिफाइड ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ। इस एक्ट ने मॉडर्न इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बेस बनाया। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन थे 1858 में कि इंडियन के रिलीजियस बिलीफ का सम्मान होगा। फेयर ट्रीटमेंट का वादा किया, लेकिन रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन जारी रहा। जॉब्स में इक्वालिटी का भी वादा किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861,
1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का शासन संभाला। अब ज़रूरत थी एक ऐसे कानून की जो गवर्नर जनरल को फिर से लॉ बनाने में फ्लेक्सिबल पावर दे और प्रोविंसेस को कुछ पावर दे। इसके मेन फीचर थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का पुनर्गठन हुआ, यानी रिफॉर्मेशन। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव फंक्शन वापस दिया गया। न्यू मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते थे, इंडियन भी हो सकते थे, लेकिन ये मेंबर सिर्फ लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं। सेकेंड, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से लेजिस्लेटिव पावर दिए गए। इससे पहले सब पावर गवर्नर जनरल के पास था। 1833 के एक्ट के बाद थर्ड, लॉ बनाने की पावर प्रोविंसेस को देना फॉर लोकल नीड्स। प्रोविंसेस को अथॉरिटी दी गई कि वो अपने लोकल इशू के लिए लॉ बना सकें। फोर्थ, इंडियन पार्टिसिपेशन की शुरुआत हुई। पहली बार कुछ नॉन ऑफिशियल इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया, जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एक्सेट्रा। लेकिन ये स्टेप सिर्फ सिंबॉलिक था, असली पावर उनके पास नहीं थी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, गवर्नर जनरल को दिया गया पावर की इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस पास कर सके। इसके इम्पोर्टेंट अगर शॉर्ट में समझे तो लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉमिनल जगह मिली। प्रोविंसेस को लोकल गवर्नेंस में थोड़ा ऑटोनॉमी मिला। फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन एक्ट माना जाता है ये। इसकी लिमिटेशंस थी कि इंडियन मेंबर सिर्फ एडवाइजरी थे, कोई रियल पावर नहीं थी। गवर्नर जनरल का कंट्रोल अब भी सेंट्रलाइज था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। आईएनसी ने इंडियन रिप्रेजेंटेशन, डिस्कशन राइट और बजट पर कंट्रोल की डिमांड उठाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिफॉर्म करके ये एक्ट पास किया, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके मेन फीचर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, गवर्नर जनरल काउंसिल, प्रोविंशनल काउंसिल यानी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एक्सेट्रा के साइज बढ़ाए गए। मेंबर की संख्या थोड़ी ज़्यादा की गई, लेकिन अब भी मेजॉरिटी ब्रिटिश ऑफिशियल की थी। सेकंड, डिस्कशन ऑन बजट अलाउड। पहली बार मेंबर को बजट डिस्कशन करने की परमिशन मिली, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। थर्ड, क्वेश्चन पूछने की परमिशन। इलेक्टेड मेंबर को गवर्नमेंट से सवाल पूछने का अधिकार मिला, लेकिन कंडीशन थी, एडवांस नोटिस देना होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं थे। फोर्थ, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। पहली बार इलेक्शन लाइक प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन मेंबर को ऑफिशियली नॉमिनेट किया जाता था। यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़ जैसे बॉडीज़ के रिकमेंडेशन पे नॉमिनेशन होता था। इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, पर ये एक बिगनिंग थी। इसके अगर शॉर्ट में इसकी इम्पोर्टेंस समझना चाहे तो इंडियन पार्टिसिपेशन में छोटा सा कदम, पहली बार बजट और क्वेश्चन जैसे सेंसिटिव एरियाज में इंडियंस को एंट्री, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जैसे 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन बनाया गया। इसके लिमिटेशंस थे, मेंबर के पास कोई रियल पावर नहीं थी, डिस्कशन कर सकते थे पर डिसीजन मेकिंग सिर्फ ब्रिटिश हैंड में थी। इलेक्शन का नाम नहीं लिया गया, बस नॉमिनेशन का सिस्टम था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद देश में गुस्सा और एगिटेशन बढ़ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा रिफॉर्म करके इंडियन को शांत किया जाए। लॉर्ड मिंटो वायसराय और जॉन मार्ले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ने मिलकर ये रिफॉर्म लाए। इसके मेन फीचर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार यानी एक्सपेंशन। सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या बढ़ाई गई। सेंट्रल काउंसिल में अब 60 तक मेंबर हो गए, पर मेजॉरिटी अब भी ऑफिशियल यानी ब्रिटिश मेंबर की थी। सेकंड, पहली बार इलेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ। पहली बार इलेक्शन शब्द का यूज़ किया गया। इंडियंस को इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का अधिकार मिला। यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा के जरिए मेंबर इलेक्ट होते थे। थर्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सबसे कंट्रोवर्शियल। पहली बार मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकते थे। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहीं से इंस्टीट्यूशनलाइज की। फोर्थ, मेंबर्स के राइट बढ़ाए गए। बजट पर डिस्कशन अलाउड था। मेंबर क्वेश्चन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, पर अब भी रियल पावर गवर्नर जनरल के पास ही थी, यानी वीटो का अधिकार। फिफ्थ,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को जगह। पहली बार एक इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया। शॉर्ट में अगर इसकी इम्पोर्टेंस समझे तो पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंडिया में आई। मुस्लिम हिंदू डिवीज़न का फॉर्मल फाउंडेशन यही एक्ट से पड़ा। फ्यूचर रिफॉर्म जैसे कि 1993, 1935 के लिए बेस सेट किया। इसकी लिमिटेशन थी काउंसिल में मेजॉरिटी अब भी ब्रिटिश ऑफिशियल की थी। इंडियन मेंबर सिर्फ बोल सकते थे, फैसला नहीं ले सकते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट ने कम्युनलिज्म को जन्म दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 इसको और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। 1917 में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने कहा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इस अनाउंसमेंट के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी वायसराय के साथ मिलकर ये रिफॉर्म्स लाए गए। इसके मेन फीचर थे कि डायरची इन प्रोविंसेस, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डायरकी इन प्रोविंसेस यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। प्रोविंसेस में दो टाइप के सब्जेक्ट बनाए गए। रिजर्व सब्जेक्ट जिसको हैंडल किया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल से, एग्जाम्पल पुलिस, फाइनेंस। सेकेंड सब्जेक्ट होता था ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा हैंडल होता था, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। लेकिन फाइनल अथॉरिटी अब भी गवर्नर के पास थी। सेकेंड, बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर यानी दो हाउस। सेंट्रल लेजिस्लेचर में दो हाउस बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। पहली बार बाय कैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ। थर्ड, फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट एक्सपेंड किए गए। वोटिंग का राइट अब ज़्यादा लोगों को मिला, लेकिन अब भी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन। फोर्थ, सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू रहा। मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट का सिस्टम कंटिन्यू किया गया। सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। फिफ्थ, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, सेंटर एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। भारत में शासन के लिए पावर को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच डिवाइड किया गया। सिक्स, 10 साल बाद के रिव्यू, साइमन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग 10 साल बाद इस सिस्टम का रिव्यू होगा, जिसका रिजल्ट था साइमन कमीशन 1927। इन शॉर्ट में समझे तो इसका इम्पोर्टेंस है कि पहली बार इंडियन को मिनिस्टर्स बनने का मौका मिला प्रोविंसेस में। ब्रिटिश ने पावर शेयरिंग का थोड़ा दरवाज़ा खोला। बायकैमरलिज्म और डायरकी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग हुई। इसकी लिमिटेशंस थी, डायरकी फेल हो गया क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल फाइनल से रखते थे। इंडियंस के पास रियल पावर नहीं थी, सिर्फ नाम के मिनिस्टर्स थे। सेपरेट इलेक्टोरेट से कम्युनल डिवाइड और बढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा और डिटेल्ड एक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आधार यानी फाउंडेशन। साइमन कमीशन 1927 की रिपोर्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 के रिकमेंडेशन ब्रिटिश सरकार ने पास किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके मेन फीचर थे ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया, यानी इंडिया को एक फेडरेशन बनना था, यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट को मिलाकर। लेकिन प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसलिए फेडरेशन कभी बना ही नहीं। सेकेंड, डिवीज़न ऑफ पावर, 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई। पावर डिवाइड की गई 3 सब्जेक्ट में, यूनियन लिस्ट यानी सेंटर के लिए, प्रोविंशनल लिस्ट यानी स्टेट के लिए, कॉन्करेंट लिस्ट यानी दोनों के लिए। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। थर्ड, डायरकी एट सेंटर फेल रहा। सेंटर में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जैसा 1919 वाले एक्ट में प्रोविंसेस के लिए था। गवर्नर जनरल के पास रियल पावर थी, ये सिस्टम भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फोर्थ, प्रोविजनल ऑटोनॉमी काम का पार्ट, प्रोविंसेस का ऑटोनॉमस बनाया गया। डायरकी को हटा दिया गया, इलेक्टेड मिनिस्टर सब रियल पावर में आए। 1937 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने कई जगह सरकार बनाई। फिफ्थ, गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर, चाहे प्रोविंस हो या सेंटर, गवर्नर जनरल के पास ओवरराइड करने का पावर था। उनके अप्रूवल के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। सिक्स, फ्रेंचाइज यानी वोटिंग राइट,
अब अप्रॉक्स 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिला, पर अब भी प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन जैसे क्राइटेरिया थे। 7 फेडरल कोर्ट का गठन। 1937 में फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुई। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का फोररनर माना जाता था। इसको अगर शॉर्ट में समझें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट यहीं से आया। 3 लिस्ट सिस्टम बना, फेडरल स्ट्रक्चर बना, जुडिशरी का फ्रेमवर्क हुआ, प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्टर बनी। 1937 से 1939 तक ब्रिटिश रूल का सबसे डिटेल और कॉम्प्लेक्स एक्ट था। इसकी लिमिटेशन थी कि फेडरेशन और सेंट्रल डायरकी कभी लागू नहीं हो पाई। गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास डिक्टोरियल पावर थी। सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू हुए, जिससे कम्युनल टेंशन और बढ़ा। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। भारत का जन्म कानूनी रूप से इसी एक्ट के जरिए हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया फाइनल लॉ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ। 1947 में माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड हुआ। 3 जून 1947 में उस प्लान के बेस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। पास कब हुआ? डेट ऑफ पासिंग 18 जुलाई 1947। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 15 अगस्त 1947। इस दिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिली। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर थे कि इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनियंस का गठन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन स्टेट बनाए गए। दोनों को फुली इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला। ब्रिटिश क्राउन का सोवेरेनिटी खत्म हो गया। सेकेंड 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस दी गई। ऑफिशियली इंडिया ने आज़ादी पाई। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। थर्ड, गवर्नर जनरल का रोल। हर डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा। वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लोकल गवर्नमेंट का एजेंट होगा। लॉर्ड माउंटबेटन बने इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना। फोर्थ, लॉ मेकिंग पावर इंडियन हैंड में होगी। इंडिया और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को फुल पावर दी गई अपना संविधान बनाने और लॉ बनाने की। फिफ्थ, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत पर कंट्रोल खत्म हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सभी एक्ट और लॉ अब इंडिया पर लागू नहीं होंगे। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। सिक्स्थ, प्रिंसली स्टेट का स्टेटस। 565 प्रिंसली स्टेट को कहा गया कि वो चाहें तो इंडिया या पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज्वाइन कर गए। सेवेंथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, 1935 का एक्ट ही टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लागू रहेगा। इसके अगर शॉर्ट में इम्पोर्टेंस देखें तो भारत का कानूनी रूप से जन्म इसी एक्ट के थ्रू हुआ। पहली बार फुल सॉवरेनिटी मिली इंडिया को। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एंड इसी से हुआ। पार्टीशन ऑफ एक्ट भी इसी एक्ट से हुआ। इसकी लिमिटेशन थी देश पार्टीशन के दर्द से गुजरा। वायलेंस, रिफ्यूजी क्राइसिस, कम्युनल राइट्स हुए, पर लीगल रूप से ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट और क्रिस्प जर्नी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक। अगर आप इस जर्नी को समझ गए तो पॉलिटी का आधा सिलेबस ऑलरेडी क्लियर है। आपका फेवरेट या मोस्ट कंफ्यूजिंग एक्ट कौन सा था, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और स्मार्ट रिवीजन और एग्ज़ाम फ्रेंडली कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और फोमो क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और फोमो क्लास के साथ जुड़े रहिए।